जी हाँ, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। एएनएस कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप कक्षा 9 के एग्ज़ाम 11 तारीख से होने वाले हैं, आपको मॉडल प्रश्न पत्र मैंने सारा बता दिया है। सेम उसी के आधार जैसा प्रीवियस ईयर यानी पीछे साल के प्रश्न आज बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ही एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। क्योंकि यदि आप इनको अच्छी तरीके से समझ लें इन 40 प्रश्नों को, और अगले पार्ट में आपको ये पार्ट 2 दूसरा भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले अभी आपको सेट 1 दिया जाएगा प्रीवियस ईयर्स, और सेट 2 दूसरा भी दिया जाएगा। यदि आप ये दोनों प्रश्न हल कर लेते हैं और ये मॉडल प्रश्न 2023 का 3 प्रश्न सेट अगर बना लेते हैं तो आपको आगे कोई कठिनाई एग्ज़ाम में नहीं होगी। आप 100% सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे उम्मीद से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। मॉडल प्रश्न 2023 से बेहतरीन है, इसलिए सेट 1 में आज हम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके जस्ट सेट 2 भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। हो सके तो आज ही सेट 2 भी आपको मिल जाए, इसलिए आप सेट 1 और सेट 2 ये प्रीवियस ईयर को बिल्कुल करके जाएँ और अपने स्टूडेंट्स को बोलें कि इन 2 प्रश्नों को हल करके जाए और अपने एग्ज़ाम को करें, अच्छी तरीके से करें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या पर आ गए हैं। प्रश्न 1 में कहा गया निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q में लिख सकते हैं। इसलिए आप देखिए √10/√3 तो लिखा हुआ है, परंतु ये परिमेय संख्या नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इस पर तो आप चलेंगे ही नहीं। पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु ये 3/1 को हम क्या बट्टे में लिख सकते हैं, यानी P/Q में लिख सकते हैं। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। समझ गए आप सभी लोग। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिनको बट्टे में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 10/√3, जैसा कि आपको बताया है कि बट्टे में √3 नीचे कभी नहीं होता है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाएँ अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 क्या है, परिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। आपको याद रखना है 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जबकि 2 हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा, उसका गुणनफल कभी परिमेय भी होगा कभी अपरिमेय भी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। 3 पर कहा गया है 0 किस प्रकार का संख्या है स्टूडेंट्स, तो आप 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए क्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। चलते प्रश्न संख्या 4 पर। प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा पर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से, तो क्या परिमेय संख्या 0 भी है, माइनस भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, इसलिए पूर्ण संख्या तो हो नहीं सकता। प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या को कहते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, तो परिमेय संख्या देखिए 0 भी हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए प्राकृतिक भी नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या बोल रहा है सभी परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। समझ में आया, सभी परिमेय संख्या क्या होती है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 3 तथा 4 के बीच कौन परिमेय संख्या है, तो स्टूडेंट्स आपको 3 और 4 के बीच में क्या पता है, 3 और 4, 3 के इधर क्या होता है 2, और 3 के बीच में है ना 3.1, 3.2, 3.3, इसलिए 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा है 3 और 4 के बीच में। बताइए 3 और 4 के बीच में जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 10/3, जब आप इसको भाग देंगे तो क्या 3.3 कुछ नहीं आएगा, तो ये 3 और 4 के बीच में क्या है 10/3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 में है यदि 64 पर पावर x है 8, तो x का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स आप 64 को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। तो आप प्रश्न संख्या 6 में चलते हैं। 64 को क्या आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और पावर इसका क्या है x है, और बराबर क्या है 8, कुछ नहीं पावर तो 1 है, अर्थात 8 पर पावर 2 गुना x, 2x लिख सकते हैं, और इधर 8 हो गया, कुछ नहीं पावर तो 1 है। 8 और 8 ये आधार से मिल गया, तो 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2x, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1/2, इधर गुना इधर आके भाग हो जाएगा। पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो देखिए
इसमें एक नंबर में लिखा हुआ ये क्या दो चर वाले एक्स और वाई है, इनमें भी दो चर है एक्स और वाई है, इनमें देखिए एक चर है 2x² 3x और +4, इसमें तो सिर्फ डिजिट है, ये एक चर वाले कौन सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। बहुपद 2x + 6 का शून्यक, तो आपको शून्यक जब भी कहा जाए तो आप समीकरण को क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख के बराबर 0 कर देंगे। 2x बराबर आप क्या करेंगे 6 माइनस उधर हो जाएगा, और x बराबर जब लिख लेंगे -6/2 कटाओगे तो क्या होगा -3, बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर सही है प्रश्न संख्या 8 का। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। 9 में कहा गया है बहुपद x² 3x, प्रश्न संख्या 9 यस 9 में कहा गया है x² - 3x² - 5 का घात है, यानी पावर बताना है। स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से, जिसका घात पूछा जाएगा, घात यदि पूछा जाए तो पावर सबसे अधिकतम पावर को ही घात कहा जाएगा। तो अधिकतम पावर क्या है हमारे पास 4 है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। 10 में कहा गया यदि px बराबर x - 1 तो p0, तो फटाक से हम p0 निकाल लेंगे आराम से। p0 बराबर अर्थात हो जाएगा 0 - 1, देखिए p0 क्या आ गया -1, ऑप्शन सी पे बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है 2x² - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक, यस जिसका भी गुणांक पूछा जाए, यहाँ देखिए 3 चीज़ आपको बता रहे हैं, 3x x का क्यूब है, x का स्क्वायर है और x है। x क्यूब का गुणांक पूछेगा तो आपको 2 बताना है, क्योंकि यहाँ पर 2 है। x² का गुणांक पूछेगा तो -5 बताएंगे, जबकि x का गुणांक पूछेगा तो -1 बताएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ x² का गुणांक पूछा है, इसलिए क्या लगाएंगे -5, बिल्कुल B5 सही है। चलते प्रश्न संख्या 12 पर। यदि किसी बहुपद px बराबर x⁻31 + 1 तो x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए विभाजित करने पर आपको पता है x - 1, क्या लिखा हुआ है x - 1, अर्थात x को जब उस पार ले चलेंगे तो क्या होगा x बराबर 1 हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है x⁻31 + 1, अर्थात x का मान 1 है, 1⁻31 + 1, 1/31 का वैल्यू कितना होगा 1 × 1 × 1 31 बार करेंगे तो 1 होगा, +1 कितना हो जाएगा =2, ऑप्शन बिल्कुल बी 1 पर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 में कहा गया यदि किसी बहुपद px बराबर, ये तो 12 का प्रश्न हल कर लिया। चलते प्रश्न संख्या 13 पर। तो 12 का बिल्कुल 2 सही है, ऑप्शन डी। चलते 13 में। 13 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विपद है। ओ ये तो एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 इजी प्रश्न क्या है, तो कौन सा द्विपद, 2 पद किन में है। तो देखिए 5x² - 9x द्विपद है, ये 3 पद है, ये 1 पद है और ये 3 पद है, तो द्विपद कौन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। प्रश्न का 14 पर चला x² - 9x + 14 का गुणनखंड। तो चलिए आपको 14 का गुणनखंड करने के लिए सिखाते हैं। संख्या क्या है, प्रश्न दिया हुआ है x² - 9x + 14, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं बदल के। इनको और इनको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पूरना चाहिए, अर्थात -7x और -2x 9x हो जाएगा, गुना भी करेंगे तो 14 भी हो जाएगा +14। चलते हैं x कॉमन ले लेते हैं, x × x -7, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 7, अर्थात ये मिल गया x - 7 और x + 2, तो x - 7 x + 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 15 पर अब 15 देखिए आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से समझ के जाना है, जो इस बार एग्जाम आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इनको अच्छी तरीके से आप समझ लेंगे। प्रश्न है यहाँ देखिए, इनको कहा जाता है, ये वाले लाइन को समझना है, ये वाले जो लाइन है इसे x अक्ष कहते हैं और इसको y अक्ष कहते हैं, इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस, इसको उदग्र रेखा भी कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, समझ गए। इसमें सारे वैल्यू प्लस होते हैं, इसमें एक वैल्यू माइनस दूसरा प्लस होता है, इसमें सारे वैल्यू माइनस होते हैं और इसमें एक वैल्यू प्लस और ये दूसरा माइनस होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट है। चलते प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है बिंदु बी का निर्देशांक बताइए। बिंदु बी सबसे पहले देख रहे हैं, बिंदु बी है, बी का निर्देशांक सबसे पहले x को बताना होता है, तो x अक्ष में -5 और y अक्ष में ये होगा y अक्ष, y अक्ष में क्या कहा गया है, y अक्ष में निर्देशांक इनका है 2, तो 5,2 इसका निर्देशांक हो जाएगा 5,2, यानी -5,2, ये x अक्ष पर माइनस है। तो ऑप्शन चलते हैं प्रश्न संख्या सी, देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए प्रश्न -3 और -5 आपको देख रहा है, x अक्ष पर -3 और y अक्ष पर 5 बिंदु ई का निर्देशांक है। किन का निर्देशांक है, बिंदु ई का निर्देशांक है -5 और -3, तो ऑप्शन ये डी नंबर बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न क्या 16 पर।
16 में निर्देशांक -3, ये तो बता दिए ई का है निर्देशांक, 16 बता दिया जो का है 16 का, यस आपको बता दिया 16 का, 16 बता दिए ई नंबर होगा। 17 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे कहा गया डी का भुज, अर्थात यदि डी का भुज यानी एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है। चलिए चलते हैं डी, सबसे पहले डी देखा जाए तो डी यहाँ पर है। डी में एक्स का वैल्यू बताना है 6 है, तो डी का भुज 6 हो गया। कोटि अगर पूछा जाता तो वाई का बताते और वाई एक्सिस 2 है, तो कोटि 2 हो गया, भुज। आपको मॉडल प्रश्न 2023 में हम बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से, उसी प्रकार यहाँ से हल करेंगे। प्रश्न संख्या कितना पर 17 पर चलते हैं। डी का भुज क्या बताएंगे 6, जैसे मैं फिगर में आपको बताया 17 डी का भुज के एक्स एक्सिस को भुज कहा जाता है, इसलिए डी का भुज 6 है। प्रश्न संख्या 17 चलते हैं 18 पर। बिंदु एच की कोटि, अर्थात एच के बिंदु को देखेंगे और उनका वाई का मान बता देंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के लिए। 18 में एच में देखना है मुझे क्या, एच सबसे पहले एच देख लिए यहाँ पर, सबसे पहले एच इस क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में। हाँ वैल्यू क्या लिखना है, कोटि, एच की कोटि क्या है, अर्थात वाई एक्स वाई का वैल्यू बताना है, क्या है -3। चलते प्रश्न पर 18 पर, तो ये -3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। चलते 18 19 में बिंदु एम का निर्देशांक। चलिए एम पर चलते हैं, फिगर में जाना होगा बार बार आपको। एम देखते सबसे पहले, यहाँ एम आपको दिखाया जा रहा है, कहाँ है हमारा एम देखिए बिंदु यहाँ पर लिखा हुआ है एम देख लिए। अब एम का हमको क्या बताना है, निर्देशांक। तो एक्स एक्सिस में है -3 और वाई एक्सिस में -5, अर्थात एम का निर्देशांक -3, -5। चलते हैं प्रश्न 18 पर, -3, -5। 19 पर प्रश्न क्या 19, यस -3, सॉरी बिंदु एम का निर्देशांक बताना था। चलते प्रश्न फिर से फिगर देखते हैं 19 का। एम का निर्देशांक बताना, किन का निर्देशांक, एम। जब भी निर्देशांक पूछा जाए एम का पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस पर एम है, तो वाई का मान क्या होगा 0 होगा और एम पर -3 होगा। प्रश्न संख्या 19 में एम का वाई का मान क्या होगा 0 और एम का मान -3, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 20 पर। 20 में कहा गया है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, तो आप सभी लोग जानते हैं मूल बिंदु कहते हैं इन्हें, तो ये प्रश्न आसान है। चलते अगले प्रश्न 21 पर। यदि 2,0 रेखीय समीकरण 2x + 3y = k, तो k का मान क्या होगा। तो वैल्यू आप रख देंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू लिखा हुआ है। समीकरण तुम्हारे पास है 2x + 3y = k। देखिए x का मान 2 लेना है, यहाँ पर दिया हुआ है x का मान 2, y का मान 0, ये फिगर में जो दिया हुआ है। तो 2 × 2 कर लेंगे प्लस 3 × 0 कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 2 2 4, के का मान हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल सही 4 हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न संख्या 22 पर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको याद रखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 को कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर। 23 में कहा गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो 2 चर वाला जब भी ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, इसलिए प्रश्न संख्या 23 का ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न पर। 24 में कहा गया x का मान 5, y का मान 2 और समीकरण का हल क्या होगा। यानी हमको x का मान 5 रखना है और वैल्यू बराबर हो जाए। देखिए प्रश्न संख्या 24 में, यस, यदि आप ऑप्शन सी को देखें, देखिए ऑप्शन सी x + y = 7, ये फिल हो जाएगा, ये LHS है, ये RHS। जब x का मान यदि हम 5 ले लें प्लस y का मान 2 ले लें, देखिए बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। 25 में कहा गया है समीकरण 2x + 3y = 12 का हल है। बोल रहा है यदि समीकरण तुम्हारे पास है, क्या है समीकरण 2x + 3y और पुराना है 12। सोचिए यदि x का मान हम 3 लें, 2 × 3 प्लस y का मान अगर 2 ले लें, देखिए 3 3 दूनी 4, 3 दूनी 4, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 12, LHS = RHS, इसलिए x का मान क्या लिए 3, y का मान 2। देखिए ऑप्शन कितना में है, ये प्रश्न संख्या कितना पर है, 26 कि 25 पर है। तो x का मान 3 लेंगे, y का मान 2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलते 26 पर। 26 में है यदि बिंदु 2,3 x y और k का मान, फिर एकदम इजी प्रश्न, सेम आपको देखिए बार बार दोहराया जा रहा है। x + y = k है, x का वैल्यू आपको बता दिया गया है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो बताइए 3 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं। रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख, फिर प्रश्न उसी प्रकार है। समीकरण तुम्हारे पास है 4x + 3y और कितना पुराना है 12, बताइए x का मान 12 कैसे पुराएंगे। यदि आप x का मान 3 ले लें, 4 × 12
और y का मान क्या ले लें, 0 ले लें। 3 गुना 0 0 हो जाएगा, अर्थात ये 4 × 12 और इस पार में 12 है, तो x का मान हम 3 लेंगे, y का मान 0 लेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न संख्या 28 पर। 28 में 60 डिग्री का पूरक कोण, आप सभी लोग जानते हैं पूरक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री को पूरक कोण कहते हैं, इसलिए 60 का पूरक कोण क्या होगा, बिल्कुल 30 होगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 28 हो गया। 29 पर चलते हैं। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 90 180 से कम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिक कोण का। संख्या 30 पर उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। स्टूडेंट्स, आप पूरक कोण जानते हैं, दो पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है। माना कि एक कोण क्या है, x है, और दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, अगर ये x है तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। और दूसरा कहा क्या है, पूरक कोण जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है, इसलिए x बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 - x, जो आधे से, तो 90 से आधा माइनस x ज़्यादा है। अब यदि कोना कोनी गुना कर लेंगे, x में 90 x घटाएंगे, कोना कोनी ये गुना करने पर कितना हो जाएगा, 2x बराबर ये 90, y बराबर लिखेंगे 90 - x, अर्थात ये माइनस को जब आप इस पार ले देंगे, ये से 30 ज़्यादा है, क्या बोला गया था, आधे से 30 ज़्यादा है। इनको जब आप हल करेंगे, 30 ज़्यादा है तो कुछ नहीं, नीचे 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 30 दूनी 60 डिग्री, इसमें क्या होगा, छूट जाएगा, अर्थात 2x इस पार में रहेगा 2x और उस पार में क्या हो जाएगा 90 + 30 दूनी 60 और एक -x, इस -x को इस पार लेते आइए, कितना हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 3x, कितना हो जाएगा 3x, और उस पार में 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, अर्थात x बराबर हम निकाल लेंगे 150/3, कितना 50 डिग्री। ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 31 में नीचे दी गई आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यदि ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है तो सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए आपको प्रश्न फिगर देखिए, ए ओ सी ये दिया हुआ है और बी ओ ई ये दोनों मिला के दिया हुआ है, कितना डिग्री 70 डिग्री, और आप जानते हैं एक सरल रेखा में 180 डिग्री होता है, और 180 में तो आप 70 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न संख्या 32 पर। 32 में कहा गया नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, आप प्रश्न संख्या 32 को देखिए ध्यान से। प्रश्न संख्या 32 में कहा गया है ये एक्स और वाई का मान कितना होगा। देखिए एक जब 50 लिखा हुआ है, ये क्या इतना है 50 है, ये वाला जब 50 है तो क्या ये 50 नहीं होगा, बिल्कुल होगा सम्मुख कोण, और यदि 50 ये है तो 180 में 50 घटा देंगे तो ये कितना होगा 130, और ये कोण और ये कोण बराबर है, अर्थात 130 और 130 जोड़ देंगे, हो जाएगा 260। ऑप्शन डी। चलते अगले प्रश्न संख्या 33 पर। 33 में त्रिभुज के तीनों कोण का योग, आप सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। 34 पर चलता है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं, तो किसी त्रिभुज में याद रखना है अधिक से अधिक एक समकोण हो सकता है। प्रश्न संख्या चलता है 35 पर। 35 में कहा गया है ए बी बराबर क्यू आर बरा कोमा बी सी बराबर पी आर है और सी ए बराबर पी क्यू है, तो त्रिभुज बी सी सर्वंग सम है पी क्यू आर, सी बी ए सर्वंग सम है पी क्यू आर, ऐसे उपरोक्त में से कोई सर्वंग सम नहीं। ऑप्शन संख्या 35 का क्या है डी, ऐसे ऑप्शन सी ही लिखा गया है। देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए एक दो त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है, इसमें लिखा गया है ए बी बराबर है क्यू आर और लिखा हुआ बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर इधर पी आर, बी सी बराबर पी आर है, ए बी बराबर क्यू आर है और सी ए बराबर पी क्यू है। इसलिए बताइए त्रिभुज ए बी सी, और बोल रहा है प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है ए बी सी सर्वांग सम है, तो ए बराबर क्या होगा, आप देखिए ए बराबर क्या होगा क्यू होगा, और यहाँ ए बराबर लिखा है पी क्यू आर, ए तो बिल्कुल सर्वांग सम नहीं है। चलते प्रश्न संख्या बी में कहा गया है त्रिभुज सी बी ए सर्वांग सम है पी क्यू आर, यस सी बी में कहा गया है, बी में त्रिभुज आप जैसे दिखाया गया है फिगर आप देख ले होंगे वहाँ से, बोला है बी सी के बराबर पी है, बिल्कुल ये भी नहीं है, और फिगर फिर से बनाना होगा, देख लीजिए अगर फिगर आप भूल गए हैं तो यहाँ हो जाएगा
AB और यहाँ C, यहाँ QR लिख लेंगे और यहाँ पे ऑप्शन सी में क्या है, बी। बताइए कौन बी बराबर क्या होगा, कौन आर तो है यहाँ, कौन आर। ठीक है, ए कौन ए बराबर क्या होगा, क्यू। यहाँ देखिए पी है, 3 नंबर में पी है, बिल्कुल ये भी सर्वनाम का सम नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, सर्वनाम का सम कोई भी नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉमेंट करें और आपको इस प्रश्न का हल स्पेशल बता दिया जाएगा। अगर इसमें आपको समझ में कोई परेशानी है तो चलते अगले प्रश्न पर। 36 में कौन से त्रिभुज का सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो आपको बिल्कुल पता है सर्वांग समता कसौटी कौन सा नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं है। 37 में कहा गया 2 त्रिभुज सर्वांग सम होता है यदि इन दोनों त्रिभुज के दोनों कोणों में बराबर हो तथा वो भुजा जिस पर कोण बन रहे हैं तो बराबर हो, तो इस प्रकार का सर्वांग सम होते हैं। क्या कहते हैं, 2 त्रिभुज से सर्वांग सम, 2 कोण बराबर और एक युग्म भुजा बराबर होते हैं, इसे कहते हैं एस 2 भुजा 1 कोण। और 38 में कहा गया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, एकदम बिल्कुल इजी प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। प्रश्न ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 39 पे। 39 में कहा गया यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तब उन्हें किस कसौटी से सर्वांग सम करेंगे, तो तीनों जब भुजा बराबर होता है ऐसे सर्वांग समता कसौटी से जब बराबर कर देंगे। प्रश्न संख्या अंतिम पर चलते हैं। फिर अंतिम में कहा गया आकृति में त्रिभुज BOC AOD में सर्वांग समता का नियम बताना है। स्टूडेंट्स आप देखिए फिगर में कौन यहाँ कौन ए और कौन बी समकोण है, इन्हीं नियम से हमें पता चल रहा है ये क्या है, समकोण है। और जब भी 2 त्रिभुज सर्वांग समकोण हो और हमने उसका कर्ण क्या है बराबर हो तब उन्हें हम RHS सर्वांग समता कसौटी से सिद्ध करते हैं। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगले पार्ट 2 में इसका जस्ट बनाया जाएगा, आप उन्हें भी हल कर लें अच्छी तरीके से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।